आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कभी आपने इमेजिन किया है कि इंसान ने सबसे पहले अपनी बात एक दूसरे से कैसे कही होगी? कम्युनिकेट कैसे करता होगा वो? कहीं खाना मिल गया, पानी दिख गया या खतरे का एहसास हुआ तो अपने साथियों को कैसे बताता होगा? अब तक तो यही माना जाता है कि पहले उसने मुंह से कुछ खास आवाजें निकाली होंगी, गुफाओं की दीवार पर आड़ी तिरछी लाइनें खींची होंगी और साथ में हाथ से इशारे भी किए होंगे। कीजिए कल्पना। फिर धीरे धीरे इंसान विकसित हुआ। गुफाओं में खींची गई रेखाएं चित्र बनी और मुंह से निकली आवाजें भाषा। वक्त बीतते हुए बात यहां तक आ पहुंची कि हर चीज के बारे में बताने के लिए इंसान ने खास तरह की आवाज इजाद कर ली। उसे ही तो भाषा कहा गया। फिर जो कहा गया वो लिखा भी गया और एक दिन ऐसा भी आया जब लिखे हुए को नियम में बांधा गया। उसे हम आज व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। आपको पता है, सबसे पहले जिस भाषा का व्याकरण लिखा गया वो थी संस्कृत। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी ईसा पूर्व 550 साल पहले, मगर उनके भी पहले कई व्याकरण लिखे जा चुके थे। यहां तक कि यूरोप के कई विद्वानों ने भी इसके व्याकरण में हिस्सेदारी की। फिर ऐसा क्या हुआ कि संस्कृत धीरे धीरे चलन से खत्म हो गई? जिस भाषा को बाकी भाषाओं की जननी कहा गया वो एक खास वर्ग में ही सिमट कर रह गई। सरकारी कोशिशों के बावजूद इस भाषा में किसी का कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये सारी बातें आज पढ़ाकू नितिन में होने वाली हैं हेमंत राजोपाध्याय से। हेमंत जर्मनी की जॉर्ज ऑगस्ट ग्योटिंगेन यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी कर चुके हैं। धर्म, भाषा, संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर उनकी पढ़ाई है और उन्हें वो भारत और यूरोप में भी पढ़ाते हैं। देशी विदेशी जर्नल्स में उनके लेख छपते रहते हैं, अखबारों में भी कॉलम लिखते हैं और इसके अलावा सिंघम, सुपर 30, पानीपत फिल्मों में आपने कुछ संस्कृत गीत यदि सुने होंगे तो वो इन्होंने ही लिखे हैं। तो आज हेमंत से पूछेंगे कि संस्कृत की हिस्ट्री क्या है, क्या वेद वाली संस्कृत और आज की संस्कृत एक जैसी हैं या अलग हैं? क्यों राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान संस्कृत का विरोध करते थे? क्यों संस्कृत लोगों के बीच वैसे चलन में नहीं है जैसे अंग्रेजी या हिंदी? और क्यों हिंदी को संस्कृत की बेटी कहा जाता है, वो है भी या नहीं? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या हाल है हेमंत जी? नमस्कार। बस बढ़िया चल रहा है सब। तो हमने सुना कि आपने 7 साल तो जर्मनी में बिताए जी। और अब 3 साल से आप महाराष्ट्र में हैं, अलग अलग इलाकों में, बेसिकली मुंबई में भी पढ़ाते थे। तो मैं जब संस्कृत के बारे में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हाल फिलहाल मैं थोड़ा सा आजकल ये पढ़ लिख रहा हूँ कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और कैसे उसने बोलना सीखा होगा, भाषा का विकास कैसे हुआ होगा। तो उसी में मुझे ख्याल आया कि संस्कृत जो भाषा है उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पुरानी भाषा है, इसी से बाकी भाषाओं का जो है जन्म हुआ है और केवल हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं का भी। तो फिर मुझे लगा कि इस बारे में तो बात करनी चाहिए क्योंकि संस्कृत पर तो हम लोग अपनी दावेदारी, ठेकेदारी जो है एकदम दमदारी से कहते हैं कि हमारी है, और आपने पढ़ी वो जर्मनी जाकर। जी। तो मुझे लगा कि आप ही से बात की जाए, सबसे बढ़िया आदमी इस मामले में आप ही होंगे कि मैं आपसे ये पूछूं कि जर्मनी में संस्कृत पढ़ाने का ये फंडा क्या है? आपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ी? वहां बहुत अच्छे पढ़ाते हैं क्या? हाँ, बात तो ऐसी है कि बहुत अच्छा पढ़ाने वाले यहाँ पे भी लोग हैं। पढ़ने और पढ़ाने की हमारी जो परिभाषा है उनमें शायद कुछ फर्क हो सकता है। हमारे यहाँ पे वैसे पारंपरिक तरीके से संस्कृत पढ़ाई जाती है। विश्वविद्यालयों में आधुनिक तरीके से संस्कृत पढ़ाने का एक क्लेम हमारे यहाँ पे हमेशा किया जाता है। वो क्लेम उस क्लेम में कितनी सच्चाई है वो एक बार हमें देखनी होगी। दूसरी बात, संस्कृत क्यों पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, इसके बारे में भी थोड़ा बोलना मैं आवश्यक समझता हूँ। एक तो मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे हमेशा से इतिहास में बहुत रुचि थी। बचपन से मुझे ये पता था कि मैं इतिहास में कुछ ना कुछ पढ़ने वाला हूँ जिंदगी में।
करियर के तौर पर। तो आगे जाके समझा कि अगर मैं इतिहास पढ़ना है मुझे, तो ओरिजिनल सोर्सेस जो है वो पढ़ने के लिए मुझे संस्कृत, पाली, प्राकृत ये सभी भाषाएं आना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे बहुत कम इतिहास तज्ञ भी होते हैं कि जिन्हें इन भाषाओं का अच्छी तरह से परिचय होता है। पुराने जमाने में ऐसे लोग थे जिन्हें भाषाओं का भी ज्ञान होता था। अभी डिसिप्लिन बहुत कंपार्टमेंटलाइज हुई है सभी। तो मैंने संस्कृत में बैचलर्स वगैरह कर दिया, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ वो पूरा आधुनिक तरीका है। ये करते करते मैं थोड़ा पारंपरिक ढंग से भी संस्कृत थोड़ी बहुत सीखी है मैंने। तो परंपरा में कैसे पढ़ाई जाती है वो भी मैंने समझा है, जाना है, सीखा है। तो मेरे लिए भाषा, संस्कृत भाषा या किसी भी प्राचीन भाषा का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे भूतकाल का अवगाहन कर सकें। हम भूतकाल में जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है हमसे, उसकी सत्यता परखना और किस तरह से वो लिखित स्वरूप में हमारे सामने पेश की गई है, वो अगर हम मूल संस्कृत में या मूल प्राकृत में या मूल पर्शियन में पढ़े तो वो ज्यादा मैं समझ ऑथेंटिक। गया। आप ये कह रहे हैं कि यदि हम इतिहास को समझना चाहते हैं तो प्राथमिक रूप में वो जिस भाषा में दर्ज हुआ होगा उस भाषा को यदि हम समझेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ पैदा होगी उस इतिहास को लेकर, बजाय इसके कि हम मैक्स मूलर वाला मामला पढ़ें। वो भी जर्मनी की थे कि उन्होंने हमारे बहुत सारे शास्त्रों का अनुवाद किया अंग्रेजी में और फिर हम लोग उसे पढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन अभी जर्मनी आपने में मैक्स हाँ। मुलर का जिक्र किया है तो मैं मुझे कुछ बोलना जरूरी लगता है। एक बात ऐसी है कि हम जिस काल में रह रहे हैं, हम आधुनिक काल में रहते हैं और आधुनिक, हमारी जो आधुनिकता है वो पाश्चात्य आधुनिकता है, वो देसी आधुनिकता नहीं है। हमारे यहाँ पे तो युग की संकल्पना है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो हम कलयुग में है, लेकिन अभी तो जो भी है हम कलयुग, वो मतलब जो भी काल हमारे अभी ये जो वर्तमान काल है उसे हम कलयुग नहीं कहते, हम वी लिव इन मॉडर्निटी। तो ये जो आधुनिकता है वो पाश्चात्य आधुनिकता है। हमारा जो इतिहास पढ़ने का जो हमारे मन में जो इच्छा होती है, भाषाएं पढ़ने का जो हमारी पढ़ने की जो प्रेरणा होती है, वो आधुनिकता से उपजी हुई प्रेरणाएं है। तो भाषा इसीलिए हम, कोई पारंपरिक आदमी भी, कोई अगर पंडित भी संस्कृत पढ़ लेता है तो उसे संस्कृत इसलिए पढ़नी है कि उसे शास्त्र का आचरण करना है, उसे धर्म को अधिकाधिक सुदृढ़ करना है, देश को सुदृढ़ करना है। तो देश के बारे में हम, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, धर्म के बारे में मेरी जो संवेदनाएं है, वो पूरी तरह से आधुनिक बनी हुई है। इसीलिए हमें हर एक भाषा को धर्म से जोड़ना पड़ता है। पहले भाषाएं धर्म के लिए नहीं थी। संस्कृत कोई हिंदुओं की या ब्राह्मणों की या वेदों की भाषा, बौद्धों ने बहुत संस्कृत में काम किया है, जैनों ने बहुत काम किया है, अमीर खुसरो ने संस्कृत में रचनाएं की है। तो वो भाषा थी। और अभी भाषा को हम धर्म से जोड़ने लगे हैं, भाषा को हम समुदाय से या प्रादेशिक हाँ, अब तो अस्मिता तय से हो गया जोड़ने है लगे कि अच्छा उर्दू बोल रहा है तो ये मुसलमान हैं। होगा। अभी तो ये बहुत अजीब बात है क्योंकि तो उर्दू उर्दू है ही नहीं, वो तो भाई बिल्कुल हिंदुस्तान में बहुत सारी हिंदुस्तान में भाषाओं का संगम है और संगम है। बेसिकली गांधी ने नाम दिया था हिंदुस्तानी, जी। वो है वो। तो अच्छा, नहीं मैं आऊंगा इस पर, आप जो बात कह रहे हैं आप उसे पूरी कर लीजिए, हालांकि इसके विस्तार में मुझे थोड़ी देर बाद जाना था, पर आप कर लीजिए। तो मेरा जर्मनी या मतलब मेरी संस्कृत सीखने की जो प्रेरणा है, वो मैं तो मतलब मेरे पर्सनली मैं वो मेरी आधुनिक वर्तमान से जोड़ता हूँ मैं। मेरे घर में कुछ परंपराएं रही होगी, उसका प्रभाव अवश्य मेरे मुझ पर है, लेकिन मैं आधुनिक प्रेरणा को ज्यादा महत्व देता हूँ। परंपराएं बहुत ही श्रेष्ठ है, उनका मैं पूरा सम्मान भी करता हूँ, लेकिन उसकी चिकित्सा भी करनी जरूरी होती है। इसीलिए मैं भाषा और साहित्य और इतिहास में रुचि रखता हूँ। लेकिन मैंने ये पूछा था कि जर्मनी आप गए तो वहां क्या ज्यादा बेहतर माहौल है संस्कृत के लिहाज से? क्योंकि मुझे तो यहाँ बैठ के ऐसा लगता है, और हमारे साथियों को अगर मैं बात करूंगा, कि क्लास में आप ही बैठे होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कौन संस्कृत पढ़ता है, कि ये परसेप्शन है। वैसे ये जो मत है इसमें सच्चाई भी है, लेकिन पूरी तरह से सच्ची बात भी नहीं है। क्योंकि एक तो है कि जैसे मैंने कहा कि संस्कृत का जो अध्ययन है वो आधुनिक, तो आधुनिक दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं उसको। तो ये संस्कृत भाषा जिस तरह से हमें विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, वो उसका जो ढांचा है उस अध्ययन शैली का, वो तो वेस्टर्न तरीके से हम सीखते हैं। और जितना ये संस्कृत स्टडीज और इंडोलॉजी जिसे कहते हैं, भारतीय विद्या जिसे कहते हैं, इसका आधुनिक प्रारूप जो है वो पाश्चात्यों से, विशेषतः जर्मनों से हमने लिया है। जैसे आपने मैक्स मुलर का उल्लेख जिक्र किया अभी,
तो मैक्स मुलर थे, यूजिन बर्नस थे, ऐसे ही ओल्डनबर्ग थे, ये जो भी संस्कृत जर्मन संस्कृत स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा संस्कृत में फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत काम, अनुसंधान बहुत किए हैं। और अगर आधुनिक तरीके से संस्कृत को पढ़ना होगा तो मेरे बहुत बड़े संस्कृतज्ञ, मेरे गुरुजी प्रोफेसर थीटे हमेशा कहते हैं, अगर आपको संस्कृत में प्रावीण्य प्राप्त करना है तो आपको क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने जितना काम किया है संस्कृत पर, उतना शायद हमारे यहाँ पे आधुनिक अध्ययन प्रक्रिया की जो चौकट है उसमें हमारे यहाँ पे उतना काम नहीं हुआ है। तो अगर हम विश्वविद्यालयों की फ्रेमवर्क में संस्कृत पढ़नी है तो हमें जर्मन, फ्रेंच आना जरूरी है। और अगर ये जरूरी है तो मैंने सोचा हम वही जाके क्यों ना पढ़े, क्योंकि वहाँ पे 350-400 सालों से इसका अध्ययन हो रहा है। दे हैव, उनकी एक अलग डिसिप्लिन है काम संशोधन की, तो वो वहां जाके सीखने में ज्यादा बेहतरी होगी। नहीं तो ये कह सकते हैं क्या कि जितना ध्यान हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं दिया गया संस्कृत पर, उससे ज्यादा ध्यान जर्मन्स ने दिया अपने यहाँ? जर्मन्स ने ये इंट्रोड्यूस किया एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर। जर्मन लोगों ने या एक तौर तरीका विकसित किया कि भाई ऐसे पढ़ना चाहिए, आप ये ऐसे आधुनिक तरीके से ऐसे पढ़ना चाहिए। तो और भी लोग थे क्लास में? जर्मन लोग काफी थे। अच्छा। एक दो हिंदुस्तानी भी थे, चाइनीज लोग थे, जापानीज लोग थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो नहीं, उनका उद्देश्य क्या है पढ़ने का संस्कृत? आपने कहा कि भाई मैं तो इतिहास में ज्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ, अभी चाइनीज जापानीज लोगों का वहाँ पे एक तो बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, प्रभाव है। और जर्मन लोगों को मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस, या जिसे हम क्लासिकल स्टडीज कहते हैं, तो कई लोगों का संस्कृत की तरफ देखने का नजरिया जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत की तरफ ध्यान देते हैं। तो उन्हें संस्कृत सीखना नहीं होता, उन्हें इंडोलॉजी सीखनी होती है। उन्हें इंडियन रिलीजन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो भी म्यूजिकल म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, इंडियन आयुर्वेद है, इंडियन मेडिसिन है, या अदर मेनी डिसिप्लिन, जितने अदर शास्त्र है, उनको वो आधुनिक तरह से सीखने के लिए वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत का अध्ययन संस्कृत के लिए होता है, वहां पे वो काफी अंतर विद्या शाखीय, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से होता है। तो काफी लोग होते हैं, लेकिन अभी एक जो ऐसे माना जाता है कि वहां पे बहुत ही कम संस्कृत पढ़ने वाले होंगे, तो ये बात भी सच है। एक जमाना था जब संस्कृत पढ़ने वाले लोग विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट्स कम होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, फंड्स कम होते जा रहे हैं, इनको जो अलॉटेड फंड्स होते थे वो। तो अभी श्रिंक हो रहा है थोड़ा थोड़ा संस्कृत अध्ययन का, नॉट जस्ट संस्कृत, लेकिन ग्रीक अध्ययन का, लैटिन अध्ययन का जो क्षेत्र है वो भी कम होते जा रहा है। तो क्लासिकल स्टडीज आर ऑन द वर्ज ऑफ ऑलमोस्ट समाप्ति होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो संस्कृत एक माध्यम है, एक टूल है भारत को समझने का, इसलिए भी वो लोग पढ़ते हैं, है ना? लेकिन बाकी कोई प्रैक्टिकल यूज है क्या इसके अलावा? प्रैक्टिकल यूज मतलब क्या? वो भी एक मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है, ऐसा जमाना है कि हर व्यक्ति इसलिए पढ़ता है कि वो नौकरी पाले, कहीं उसके कुछ यूज में आ जाए उसका पढ़ा हुआ। तो संस्कृत क्या हम अगर पढ़ेंगे तो इसके अलावा भी उसका कहीं कोई यूज है कि हम भारत को समझना चाहते हैं लेकिन केवल इतिहास समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं लोग? वैसे देखा जाए तो आज कल के जमाने में यूरोप में भी और हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो ज्यादा कुछ प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। हम भारत में देखा जाए तो हम शिक्षक बन सकते हैं, पाठशालाओं में या विश्वविद्यालयों में अध्यापक बन सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती जा रही है भारत में। यूरोप में, अमेरिका में भी यही स्थिति है। तो व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल फायदा नहीं है। लेकिन अगर अभी तो देखिए, मतलब हमारे देश में एक तरह से पुनः संस्कृत का या प्राचीन परंपराओं का पुनरुत्थान करने की एक लहर आई है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत बने पड़े अपने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में, ज्यादा ही कुछ 6-7 संस्कृत विश्वविद्यालय बने हैं। तो वहाँ पे जॉब मिल जाती है लोगों को। और पॉलिटिक्स में अगर संस्कृत और सांस्कृतिक कल्चर, जो संस्कृत से अभिव्यक्त होने वाली जो कल्चर है, उसके तौर पर पॉलिसी बनाई जाए तो शायद उससे कुछ व्यावहारिक लाभ हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई मनीषा हमारे यहाँ पे भी नहीं दिख रही और वहां पे भी नहीं दिख रही। नहीं तो हेमंत जी, एक ऐसी भाषा है जिसको बचाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए
सरकारी प्रयासों की जरूरत है, मान लीजिए, तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं, तब ये मृतप्राय हो चुकी है, इसका मतलब? संस्कृत हमेशा से ही एक बहुत ही मर्यादित वर्ग की भाषा थी। पतंजलि महाभाष्य जो पाणिनीय व्याकरण पे टीका है, तो पतंजलि महर्षि कहते हैं उसमें कि संस्कृत और संस्कृत जो भाषा है वो सिर्फ यज्ञ विधि जब होते थे, या कोई शास्त्र चर्चा होती थी, या कोई बड़े राज्य समुदाय मिलते थे, तभी संस्कृत का उपयोग होता था। फॉर्मल मीटिंग्स में, फॉर्मल गैदरिंग्स में, घर जाके सभी, इवन द प्रीस्ट, जो ब्राह्मण होते थे यज्ञ करने वाले, वो भी घर आके प्राकृत में ही वार्तालाप अपने पारिवारिक सदस्यों से करते थे। तो संस्कृत हमेशा से ही एक फॉर्मल यूज के लिए भाषा रही है, केवल फॉर्मल गैदरिंग्स में, फॉर्मल रिलीजियस रिचुअल्स में या मीटिंग्स में। तो और वैसे वहां पे भी अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्रीगण जो थे, उनको संस्कृत में बात वार्तालाप करना अलाउड नहीं था। तो एक विशिष्ट समुदाय के पुरुष वर्ग के लिए ही ये सीमित थी। तो मतलब देखा जाए तो वो पहले से एक बहुत ही मर्यादित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हमेशा से, हमेशा से ही? हमेशा से, हमेशा। अच्छा, क्योंकि कभी ऐसा जो नहीं हुआ कि आमतौर पे लोग जैसे बात करते हैं आज हिंदुस्तानी में या अंग्रेजी में, कहीं ऐसा कभी नहीं था कि सब लोग उसी में बात कर रहे हैं, उसी में पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में राजकाज चल रहा है? राजकाज तो चलता था काफी हद बस तक। हाँ, संस्कृत। क्योंकि हम्म। न केवल सिर्फ संस्कृत में होता था ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन संस्कृत के बारे में जो डिबेट है कि संस्कृत की अहमियत क्या है, तो हमेशा से प्रोफेसर माधव देशपांडे नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो मिशिगन विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि संस्कृत और प्राकृत, ये जो भाषा समुदाय है, संस्कृत तो भाषा एक है और प्राकृत भाषा समुदाय है। प्राकृत भाषाओं ने हमेशा संस्कृत को सरपास कर लिया था, वो ज्यादा बलवत्तर हो चुकी थी, क्योंकि प्राकृत भाषाएं आमतौर पर सभी लोग इस्तेमाल करते थे और संस्कृत सिर्फ औपचारिक कार्यों में ही इस्तेमाल होती थी। तो इस पे काउंटर क्या आता था, प्रतिवाद क्या आता था कि संस्कृत धर्म की भाषा है, संस्कृत सभ्य जनों की भाषा है, सभ्य व्यवहार जो होते हैं उसी की भाषा है। तो हम हर रोज तो, हर समय तो सभ्य व्यवहार नहीं करते। अगर मैं घर आके अगर पिताश्री आपके चरण रज कहाँ है, ऐसे तो मैं बात नहीं करता, मैं तो नॉर्मल बात करता हूँ, आपके पैर कहाँ है। तो नॉर्मल व्यवहार ज्यादा करते हैं हम, हर एक आदमी, पंडित भी, हम अगर पंडित भी कोई हो तो वो भी नॉर्मल ही बातें करता है घर पे आके। तो वो प्राकृत में ही बातें करते थे। ऐसे पतंजलि जो संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण तज्ञ थे, उन्होंने खुद कहा है कि संस्कृत का जो व्यवहार था बहुत सीमित था। तो संस्कृत जिसे हम बोली भाषा कहते थे, वो हम्म। कभी थी ही नहीं। तो एक तरह से ये एलिट की भाषा रही है, बिल्कुल। वो लोग बोलते थे। लेकिन और आपने कहा कि हमेशा से ऐसे ही था। अच्छा, हमें तो ऐसा पता चला कि वेद लिखे गए इस भाषा में, और वेद शुरू में स्मृति के आधार पर लिखे गए, यानी वेद पहले ही अस्तित्व में आए होंगे, बाद में वो लिखे गए। हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब वेद केवल श्रवण से या स्तुति से एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर रहे थे, उस वक्त संस्कृत का ये स्वरूप ना रहा हो, बल्कि संस्कृत आम जन की भी भाषा रही हो उस वक्त? बहुत ही अच्छा और अहम सवाल है आपका। संस्कृत भाषा, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो भाषा है जो पाणिनीय नियमों के अनुसार ऐसी फॉर्मुलेट की गई भाषा है, जिसका जिसके जो चौकट है, उसकी उसकी जो फ्रेमवर्क है, वो पाणिनीय नियमों से ही बंधी हुई है। अभी पाणिनि का काल तो वेदोत्तर काल है। संस्कृत जो शब्द है, इस भाषा के लिए जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र है, उसमें पहली बार हुआ है। दंडी नाम के जो बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने, मतलब दीज आर फ्यू, ये कुछ कवि है, ये कुछ साहित्यकार है, शास्त्रकार है, जिन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल इस भाषा को निर्दिष्ट करते हुए पहली बार किया। ईसवी सन पहली सदी में वगैरह वगैरह। तो उससे पहले हम ऐसे कॉमनली मानते हैं कि वेदों की रचना संस्कृत में है, लेकिन वेदों की जो भाषा है उसे हम जनरली वैदिक संस्कृत कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए है। उनकी जो भाषा, वेदों की जो भाषा है, वो अलग अलग बोलियां थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो बहुत अलग हम्म। तरीके की भाषा है। उसमें उसका थोड़ा उसकी समानता हम पाली से कर सकते हैं, क्योंकि पाली भी बहुत पुरानी भाषा है। तो यजुर्वेद की जो भाषा है वो अलग तरीके की भाषा है। तो वेदों की जो भाषा है उसे टेक्निकली संस्कृत कहना
टेक्निकली गलत है, लेकिन अभी जनरल यूज में आमतौर पर वेद संस्कृत में है ऐसे माना जाता है। लेकिन संस्कृत वही भाषा है जो पाणिनीय नियमों से बधी हुई है, जो कि संस्कृत वेदों के बारे में है नहीं। इसीलिए हमें जो पाणिनीय मतलब भगवत गीता में भी ऐसे कई व्याकरण के रूप है जिसे हम आर्ष रूप कहते हैं। जो ऋषियों ने लिखे हुए शब्द है वो आर्ष शब्द है, तो उन्हें कोई नियमों की बाधा नहीं होती। वो मुक्त रूप से व्याकरण नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं या टाल सकते हैं। तो वेदों की रचना ऐसी है। अभी संस्कृत जो है वो काफी बाद में फॉर्मुलेट की गई, कंस्ट्रक्ट की गई भाषा है। तो साधा मतलब मतलब उसका पाणिनि का काल अगर व्याकरण बाद में रूप लिया है उसके व्याकरण ने। व्याकरण के हिसाब से आज जिस तरह की संस्कृत लिखी बोली जाती है व्याकरण वो काफी बाद की है। व्याकरण की फ्रेमवर्क निर्धारित होने के संस्कृत नहीं कहते थे। संस्कृत का मतलब जो संस्कारित की गई भाषा है वो संस्कृत है। तो जिस भाषा पे पाणिनीय नियमों का संस्कार हुआ है वो भाषा संस्कृत है। उससे पहले की भाषा संस्कृत नहीं है समझ टेक्निकली। गया, बिल्कुल। लेकिन वो वाणी ऋषियों की है, वेदों की वाणी ऋषियों की है और हम ऋषियों के प्रति आदर रखते हैं। तो उसे भी हम पूज्य भाव से ही देखते हैं, क्योंकि वेद तो हम ईश्वर का शब्द मानते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा अलग है और वेदों की भाषा अलग है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपने संस्कृत सीखी, 7 साल जर्मनी में रहे, पीएचडी हुई, और जिस कारण सीखी कि मैं इतिहास को बेहतर समझूं, तो उसने आपकी फिर कैसे हेल्प की? ये मुझे समझ में आया पहली बार कि वेदों की भाषा अलग है और संस्कृत अलग है। ये मुझे मतलब जर्मनी में जाके नहीं, यहाँ पे मेरे गुरुजनों से मैंने सीखा है। और वहां पे जाके मैंने जर्मन में वेदों पे जो भी भाष्य हुआ है वो पढ़ा, फ्रेंच में भाष्य पढ़ा। तो मैं और उसको आधुनिक तरीके से भी देखने लगा संस्कृत तरफ। दूसरी बात एक सबसे अहम मैंने ये जान ली कि जिस तरह से संस्कृत का हम भारतीय लोगों के मन में संस्कृत का स्थान है, वैसा हमेशा से भारतीयों के मन में संस्कृत का स्थान था नहीं। देखा जाए तो 19वीं सदी के शुरू में जैसे अंग्रेजों ने जब कलकत्ता बंगाल जब कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने स्कूल शुरू कर दिए वहां पे। और उन्होंने नेशनल संस्कृत स्कूल शुरू कर दिया। तो राजा राम मोहन रॉय जो बहुत बड़े क्रांतिकारी सुधारक थे, उन्होंने उसका बहुत ज्यादा निषेध किया, तीव्र रूप से निषेध किया। और उन्होंने कहा कि ये क्यों पढ़ा रहे हो आप संस्कृत, हम ये पहले से सीख रहे हैं। और जो नया भारत होने वाला है, नए भारत के जो लोग हैं, उन्हें संस्कृत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें आप टेक्नोलॉजी सिखाओ, उन्हें आप वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेजेस सिखाओ, जिससे वो कुछ प्रैक्टिकल जब दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी बंगाल के सुधारक लोग थे, उन्होंने संस्कृत के आधुनिक अभ्यासक्रम में समावेश करने को सख्त विरोध किया था। तो उससे पहले हम वो कह रहे थे आप अंग्रेजी सिखाओ। हाँ, अंग्रेजी सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ। ये हम फिर से वो शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, वो तो हम वैसे हिंदुस्तान में पहले से वो सिस्टम है, चलता आ रहा। तो आप अगर आधुनिक विद्याएं ला रहे हो यहाँ पे, तो फिर से आप इसका अंतर्भाव क्यों कर रहे हो आधुनिक विश्वविद्यालय में, ऐसे उनका कहना था। उससे पहले देखा जाए तो आप तुलसीदास जी का उदाहरण है, महाराष्ट्र में एकनाथ जी का उदाहरण है, या महानुभाव नाम की एक संप्रदाय बहुत बड़ा था, ये वारकरी, ज्ञानेश्वर वगैरह, इन लोगों ने उन्होंने प्राकृत भाषाएं जो थी, हिंदी जो थी, संस्कृत, मराठी जो थी, उसमें भगवद गीता का अनुवाद किया, या राम कथा को वो प्राकृत भाषाओं में लेके आए। तो संस्कृत का जो नॉलेज था, जो भी जिसे हम नॉलेज कहते हैं, संस्कृत नॉलेज, वो सीमित था। तो उन्होंने प्राकृत में लाकर एक तरह से चैलेंज किया सांस्कृतिक अथॉरिटीज को। तो एक तरह से वो भी संस्कृत का आदर रखते हुए उन्होंने संस्कृत की जो मर्यादाएं जो थी वो उन्होंने भंग कर दी। एक तरह से वो संस्कृत की अनादर नहीं कहता मैं, लेकिन वो मर्यादा भंग उस जमाने में भी करते थे लोग। इससे उससे भी पहले अगर हम देखेंगे तो भगवान बुद्ध ने किया था। उन्होंने संस्कृत में जानबूझ के संस्कृत में उपदेश नहीं किया, महावीर जी ने वही किया था। तो ये संस्कृत को विरोध पहले से हो रहा है। और पतंजलि खुद कहते हैं कि ब्राह्मण और श्रमण, ये जो प्रमुख वर्ग थे, तो ब्राह्मण और श्रमण में भाषा का तो भेद था ही, और उनमें जो वैर भाव था वो सांप और मुंगुस की तरह था। तो संस्कृत बोलना और संस्कृत ना बोलना, उसके जो पैराडाइम्स है वो इस नींव पे बंधे हुए हैं। और अभी इसी विषय को अगर आगे ले जाए तो संस्कृत को विरोध करने का जो कारण था वो एक दूसरा था कि संस्कृत के ऊपर सामाजिक आइडेंटिटीज बनना वेद काल से शुरू हुई थी। जैसे कि एक ब्राह्मण में कथा आती है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण नाम का अंग होता है, उसमें एक कथा आती है कि देव और असुरों के बीच संग्राम हो रहा था। तो असुर हार गए उसमें, क्योंकि वो अशुद्ध भाषा में
बात करने लगे। वाह, अगर आप अशुद्ध भाषा में बात करोगे तो आप हार जाओगे। हार जाओगे। तो इसीलिए ब्राह्मण ने, मतलब जो भी ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, उस वर्ग ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी वैदिक ऑर्डर्स मानते हैं, उन्होंने कभी भी म्लेच्छ भाषा में व्यवहार नहीं करना है। तो वो आइडेंटिटी तब से चल रही थी। इसीलिए ये जो हायरार्किकल सिस्टम्स बनाने का जो प्रक्रिया जो बनाने की थी, उसका निषेध करने के लिए भगवान बुद्ध से लेके सभी ने संस्कृत को सांकेतिक रूप से विरोध किया है। तो वो पहले से संस्कृत परंपराओं का अगर अगर हमें अच्छी तरह से अवगाहन करना है, पढ़नी है वो, तो ये जो काउंटर नैरेटिव्स जो बनाए हैं उसका भी अध्ययन जरूरी है। वो ये दृष्टिकोण मुझे जर्मनी में जाके अच्छी तरह से समझ आया। तो यहाँ बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब लौटेंगे तो पूछूंगा कि क्या बाकी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ था। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99,533,233,03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99,533,233,03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। अभी जैसे आपने कहा कि एलिट की भाषा थी, अभी हमने ना सिनौली पर एक पॉडकास्ट किया था। सिनौली में जो जिस तरह से खुदाई हुई और वहां पर हथियार मिले, लगता है कि वो लोग आर्य ही थे यहाँ। लेकिन अब ये एक नया वो चल रहा है कि हो सकता है आर्य यहीं रहे हों। लेकिन जब आप भाषा की बात करते हैं तो ये झलक वहां भी आती है। ऐसा लगता है कि संस्कृत बोलने वाला एक आर्य वर्ग था, जो खुद भी आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, और वो म्लेच्छ भाषा नहीं बोलते थे। यानी म्लेच्छ मतलब जो स्थानीय लोग थे, जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वो उसमें बोलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब पता नहीं मेरा ज्ञान है, कंफ्यूजन में समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि संस्कृत से बाकी भाषाएं निकली हैं। संस्कृत से बाकी भाषाएं नहीं निकली, उल्टा है। तो जितनी भी प्राकृत भाषाएं थी उनका प्रमाणीकरण करके जो भाषा बनी है वो संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा एक तरीके से कृत्रिम भाषा है। वो हम व्याकरण नियमों से हमने उसे निबद्ध कर दिया है, मर्यादा। जैसा आपने खुद ही बताया कि भाई वेद लिखे जाने के बाद जब संस्कृत का व्याकरण बना, तब ये तय किया गया होगा कि चलिए अब इसका ग्रामर बनाते हैं। बहुत इधर उधर घूम रही है भाषा। हाँ, मतलब अफगानिस्तान की सीमा से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेके नर्मदा के मतलब सेंट्रल इंडिया तक जो भी व्यवहार होते थे, उसके लिए उन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज की जरूरत थी। शब्द तो वैसे, शब्दों के अर्थ तो वैसे सेम होते थे, वो जान लेते थे, लेकिन एक अगर स्टैंडर्डाइज्ड भाषा बनाई जाए तो व्यवहार करने में भी आसानी हो जाएगी। इसी कारण शायद संस्कृत की निर्मित की गई। तो हम ये जो पढ़ते रहे इतने वर्षों से, ये गलत है फिर कि संस्कृत से ये भाषा बनी, वो भाषा बनी, संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। ये तो एकदम ऐसा है, ये वाक्य तो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी स्मृतियों में कि हमेशा बोला गया है। संस्कृत भाषाओं की जननी है, ये एक मेटाफोरिक वाक्य है। वो इसलिए जननी कहा जाता है मेरे विचार में, ये मेरा आकलन है कि संस्कृत व्याकरण जो है वो बहुत ही शास्त्र शुद्ध, बहुत ही साइंटिफिक व्याकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाद में ऐसे एक समाज में हमेशा एक अपवर्ड मोबिलिटी होती है, हमें हमेशा उन्नयन होता है समाज का। तो ऊपरी वर्ग में जो लोग रहते हैं उनका अनुसरण नीचे, सो कॉल्ड नीचे वर्ग में जो लोग रहते हैं वो करने जाते हैं। तो संस्कृत के व्याकरण को, पाणिनीय व्याकरण को इतनी मान्यताएं मिली और इतना वो नवाजा गया, वो था भी उतना बढ़िया। तो प्राकृत भाषाओं ने भी अपना अपना व्याकरण बना लिया। अभी प्राकृत भाषा वैसे भी जन भाषाएं थी, तो उनका व्याकरण बनाना ये कॉन्ट्राडिक्टरी है वैसे देखा जाए तो। लेकिन प्राकृत वर्गों में भी कोई एस्पायरेंट्स जिनको राजाश्रय चाहिए था, विद्वान मान्यता चाहिए थी, तो उन्होंने अपने व्याकरण बनाना शुरू किया। तो वो जो मॉडल व्याकरणों का था, वो व्याकरणों का मॉडल संस्कृत ने उन्हें दिया था। तो भाषाओं की जो शुद्धिकरण, प्रमाणीकरण, जो उसकी जो मूवमेंट चली थी, उसका एक आधार शिलान्यास संस्कृत व्याकरण ने कर दिया था। इसलिए संस्कृत को शायद ये वजह होगी कि संस्कृत को जननी कहते हैं। ओके,
तो ये तथ्य नहीं है, लेकिन ये एक मेटाफर है। मेटाफर है। आप जब प्राकृत बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये है क्या चीज। ये एक भाषा है, जब आपने कहा भी अभी वैसे कि कई भाषाओं का जो है हाउस है एक तरह से, थोड़ा इससे लेकिन फिर भी बताइए कब बोली जाती थी इसको, ये है क्या, संस्कृत से इसका क्या संबंध है, प्राकृत का? अभी संस्कृत और प्राकृत दो शब्द है। प्राकृत जो पहले से बनी हुई जो ओरिजिनल भाषाएं जो थी, प्राक मतलब पूर्व काल से जो अस्तित्व में थी, और संस्कृत मतलब जिसे संस्कारित किया गया हो वो संस्कृत है। तो संस्कृत नेचुरली अलग मतलब बाद में आई हुई एंटिटी है, उत्तरकालीन एंटिटी है। तो प्राकृत मतलब क्या है, तो अभी देखा जाए तो मैं स्क्रिप्चरल बेस ही लेता हूँ। वेदों का अर्थ लगाने के जो प्रयास हुए हैं, एक मतलब ऐसे हुआ कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर मतलब काबुल, सुवास्तु स्वात और पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, वो ज्योग्राफी की भाषा ऋग्वेद में दिखाई देती है। उसका अर्थ समझना, बाकी जैसे भी ये वैदिक समुदाय पूर्व दिशा की तरफ गंगा के बेसिन की तरफ बढ़ता गया, वो जो पुरानी ऋग्वेद की भाषा थी उसका अर्थ लगाना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा था। तो तभी हम ऐसे देखते हैं कि साधारणतः तीसरी चौथी सदी से ईसा पूर्व, उससे भी पहले से वेदों का अर्थ लगाने की बहुत ज्यादा एक ऐसी मूवमेंट ही चल पड़ी थी। तो यास्काचार्य नाम के बहुत बड़े व्युत्पत्ति शास्त्रज्ञ थे, वो शायद दुनिया के पहले व्युत्पत्ति शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, ऐसे माना जाता है। तो उन्होंने एक अच्छा सर्वे किया है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक उदाहरण वो देते हैं कि शवती ऐसे एक क्रियापद है, शवती उसका धातु है शव। तो वो कहते हैं कि शवतिर गतिकर्मा कंबोजेशु, कंबोज कश्मीर मतलब पूंछ, राजौरी, गिलगित बल्टिस्तान, ये जो इलाका है उसको कंबोज कहते थे प्राचीन जमाने में। तो कंबोज लोगों में जो शव धातु का अर्थ होता है वो जाना, कहीं जाना, गत्यर्थक रूप से उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी इलाकों में शव का मतलब तो मरना, मतलब पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर, हाँ। तो अर्थ भी ऐसे बदलता है, ऐसे वो बताते हैं। तो ये जो अभी देखा जाए तो अभी भी कश्मीरी में या दरी नाम की जो अफगानी भाषा है उसमें चव ऐसे धातु है और उसका अर्थ जाना ऐसा है। तो ये जो प्राकृत भाषा है वो ऐसी है, और उनको जब स्टैंडर्डाइज मतलब एक और उदाहरण देता हूँ आपको मैं। कुशल कहते हैं, कुशल। तो कुशल मतलब जो कुश घास होता है वो कुश नाम का कुश घास, हाँ, घास की किस्म है। तो हाँ, तो कुश घास बहुत तेज होता है, वो शार्पन होता है। तो वो काटने में जो एक्सपर्ट हो वो कुशल होता है। कुशम लाती इति कुशला। तो इतना मुश्किल काम माना जाता था कि जो वो अच्छी तरह से जो उस कुश घास को ठीक से काट ले वो कुशल है। कुशल है। अभी ये जो मीनिंग है ये हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो एक्सपर्ट है वो कुशल है, मतलब वो लिखने में कुशल है, पढ़ने में कुशल है। तो इस तरह से भाषा प्रमाणित हो जाती है। तो भाषा प्रमाणित हो जाती है मतलब उसका व्याकरण प्रमाणित हो जाता है, और उसमें जितने भी शब्द है उनका शब्दों का अर्थ भी निश्चित किया जाता है। तो ये ही फर्क नहीं, है डेफिनेटली ये तो सच है। देखिए ना, और संस्कृत में। हाँ, जब भाषाएं बोली जाती होंगी, शुरुआत हुई होगी जब इंसान की, जैसे कहा जाता है कि गुफाओं में पिक्चर्स बनाई जा रही थी, पिक्टोरियल लैंग्वेज थी। तो मैं कहीं देख रहा था कि भाषा का विकास इसी तरह हुआ है कि पिक्टोरियल लैंग्वेजेस जो थी, जो पिक्चर्स थी, उसी से फिर ये साइन बने जो बाद में थोड़ा सा और बेहतर होते गए। तो जब शुरुआत में साइन बने होंगे, फिर हमने बोला भी होगा, फिर जो हम बोल रहे हैं वो लिखने की बात भी आई होगी। अच्छा, जो बोल रहे हैं वो लिखो भी अब, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पहले जो लिखा जा रहा था जिस तरह से साइंस, वो बोल भी पा रहा होगा इंसान, मालूम नहीं है ना। हर ध्वनि का एक जो ध्वनि मुंह से निकलती है उसका एक साइन क्या होगा, फिर इसका विकास हुआ होगा। तो व्याकरण का तो बहुत बाद में किसी को ख्याल आया होगा कि चलो भाई अब एक किताब लिखते हैं और उसमें तय करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए एक भाषा के अंदर और क्या क्या नहीं है इस भाषा में, सो दैट उसको थोड़ा ठीक से आगे अध्ययन किया जाए। ठीक है। और ये पाली क्या है? पाली भाषा जो है वो आमतौर पर जैसे हम जानते हैं कि वो बौद्ध धर्मों की भाषा है। बौद्धों ने उसमें जितना भी साहित्य है वो ज्यादातर बौद्ध ही साहित्य है। पाली का जो मूल नाम था वो मागधी भाषा थी। तो पाली का जो मूल नाम है वो मागधी है। ठीक है। अभी मागधी मतलब मगध में बोली जाने वाली भाषा। अभी मगध में जो पूर्वी मगध है उसमें मागधी बोली जाती थी, और जो आधा मगध है उसमें अर्ध मागधी बोली जाती थी जी। तो अर्ध मागधी जैनों की भाषा है। जैन लोगों ने मतलब महावीर जी ने उसी भाषा में अपना
उपदेश दिया था। मतलब मागधी जो है वो पूर्वी बिहार में, जहाँ से भगवान बुद्ध भी आए थे, उस बिहार में आम लोगों की, मेजॉरिटी लोगों की भाषा वो मागधी थी। इसीलिए उन्होंने, और मेजॉरिटी मतलब जो अपर क्लास अपर कास्ट नहीं है, ऐसे लोगों की भाषा बहुजनों की भाषा थी वैसे देखा जाए तो वो। इसीलिए उन्होंने उस भाषा में उपदेश दिया, और उसको बाद में जाके पाली ऐसे नाम प्राप्त हुआ उस भाषा को। अच्छा, अब जैसे हम ये कह रहे थे, अभी बात भी कह रहे थे कि अफगानिस्तान से वो दल चला होगा जो कभी संस्कृत बोलता होगा, और फिर उसकी संस्कृत में परिवर्तन आता हुआ हम पाते हैं जैसे जैसे वो जो हिंदुस्तान आज का है उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण आपने पाया? आपने तो इतिहास पढ़ा और संस्कृत भी बाहर जाकर, क्या दुनिया में कहीं प्रमाण मिलता है इस बात का कि और भी जगह थी जहां पर संस्कृत बोली जाती रही हो? एक तो है कि उत्तर काल में संस्कृत का प्रचलन आग्नेय एशिया जो है, मतलब इंडोनेशिया में या वियतनाम में, कंबोडिया में, हमें काफी संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलती है, शिलालेख बहुत संस्कृत में मिलते हैं। उत्तर काल जब आप कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 8वीं 9वीं सदी के बाद। तो उस जमाने में हम ऐसे कई शिलालेख पाते हैं उन देशों में जहाँ पे हिंदू या मतलब वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले राजाओं का राज था। तो वहां पे संस्कृत पाई जाती है। एक श्रीलंका में पाली भाषाओं के बहुत पाठशाला, मतलब बुद्धिज्म वहां पे जोर पे अभी भी था, तब भी था, तो पाली बोली जाती है। और वैसे पाली एक बार आप सीख जाए तो संस्कृत सीखना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब वाइस वर्सा, संस्कृत पढ़ेंगे तो पाली पढ़ने में आसानी होगी। श्रीलंका में संस्कृत का अध्ययन होता था, ऐसे कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं। नेपाल, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वहां पे तो संस्कृत था ही। कुछ संस्कृत के ऐसे शिलालेख हमें सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन मिलते हैं। नहीं तो बाकी भाषाओं में कोई छाया दिखती है क्या? क्योंकि अभी हमने जैसे बात की, पहले तो हम ये समझते थे कि संस्कृत से बाकी भाषाएं निकली, लेकिन आपने कहा कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, उसको जब संस्कारित किया गया तब संस्कृत बनी। तो आप जर्मनी गए, वहां जर्मन बोली जाती होगी, आपके साथ और भी लोग थे, आपने जैसे बताया कि चाइनीज थे, वो मंडेरिन बोलते होंगे। तो क्या संस्कृत की कोई छाया इन भाषाओं पर दिखाई देती है? वैसे दिखाई तो देती है, लेकिन उसे संस्कृत की छाया कहे या भारतीय इंडो ईरानियन भाषाओं की छाया कहे, या फिर ये कहें कि उनकी छाया जो संस्कृत पर दिखती है। हाँ, वो म्यूचुअल तो होता ही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत और प्राकृत भाषा है वैसे केवल राजनीति या पॉलिटिकल एंगल से वो अलग भाषाएं है। मतलब अगर मैथिली भाषा है और मैथिली में और हिंदी में आप फर्क कर सकते हो, तो अगर फर्क कर सकते हो तो वो यही है कि जो हिंदी, जिसे हम हिंदी कहते हैं, वो थोड़ी प्रमाणित अभिजनों की भाषा है, और मैथिली जो है वही सिंटैक्स है उसका, वैसी वाक्य रचना करते हैं। तो लेकिन वो मैथिली जो है वो विशिष्ट एरिया की भाषा है, विशिष्ट प्रदेश की भाषा है, और हिंदी जो अभी बनी है, हमने बनाई है, वो नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे हमने बनाई है हिंदी। तो यही फर्क मैथिली में और हिंदी में है। वैसा ही प्राकृत और संस्कृत में फर्क है। वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हमने एक ऐसी प्रमाणित भाषा बनाई, तो वैसे फर्क है भी नहीं भी। तो जो भी प्रभाव संस्कृत का होगा अलग भाषाओं पर, वो तो इंडो ईरानियन लिंग्विस्टिक बेल्ट जो है, मतलब ईरान से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, बंगाल, ये जो भाषा, ये इस ज्योग्राफी में जितनी भी भाषाएं बोली जाने वाली है, उन सब का प्रभाव है, हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे पहले एक पुरुषोत्तम नागेश ओक हुए, जिन्होंने कहा कि जो ताजमहल है वो तेजो महल है। उन्होंने ही एक किताब लिखी, और मैंने आज से कोई 15-16 साल पहले काफी ऐसे रोचक व्युत्पत्तियां दी है। उनके ऐसे मानना है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्रालय है। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी है। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने बाकायदा बड़ी मोटी किताब लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत तो काफी की है। और कई लोगों को शायद ना पता हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में वो शामिल थे। और उसमें जो एक रेडियो चला करता था, मेरा ख्याल है बर्मा से, उसके इंचार्ज भी रहे। और आजादी के बाद जब वो हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने सरकारी विभागों में भी काम किया है, इतिहास से रिलेटेड। काफी वक्त तो नहीं किया, लेकिन फिर अपना जो है इंडिपेंडेंट कुछ वो काम करते रहे, जो इस तरह का था जो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो उस पर सहमति अलग है, लेकिन बड़ी मोटी किताब लिखी उन्होंने, और उन्होंने ये साबित किया अपने हिसाब से कि भाई
हमारी संस्कृत से अंग्रेजी के तमाम शब्द निकले हैं और बेसिकली ये सारी यूरोपियन भाषा हमारी ऋणी है। जी आप जो कह रहे हैं इसके एकदम उल्टा कह रहे हैं। जी। एक मतलब जैसे मैंने राजा राम मोहन रॉय की बात की थी, वैसे एक अलग उनका बिल्कुल अपोनेंट जो भारतीयों का वर्ग था, जिसे एंग्लिसाइज्ड या एंग्लिसिस्ट और संस्कृतिस्ट ऐसे कह सकते हैं उनको हम। अच्छा, जिसके तो एक प्रतिनिधि आपको तिलक लगे होंगे। तिलक है, काफी कई लोग हैं ऐसे। तो अपने केशव चंद्र सेन है बंगाल में, तो ऐसे कई लोग उस जमाने में थे। तो टैगोर, खुद टैगोर थे, दोनों भाई टैगोर परिवार के। तो देखा जाए तो ये जब अंग्रेजों का राज जब यहाँ पे दृढ़मूल होता जा रहा था, वो पावरफुल बन रहे थे, तब एक ऐसी काउंटर मूवमेंट शुरू हुई थी। मतलब ये सब मैक्स मुलर का लिंग्विस्टिक थियरी, बहुत आर्यन इन्वेजन का थियरी बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, प्रस्थापित हो चुका था। तो आर्य और अनार्य, आर्य द्रविड़, आर्यन द्रविडियन, ये सब डिबेट चल रही थी दुनिया भर में। और यूरोपियन जो नजरिया था, तो आर्यन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जाति है, ये जो उनका वेस्टर्न हाइपोथेसिस था, वो अपने यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत लोगों ने यूज किया है। तो एक अपर क्लास, अपर कास्ट जो वर्ग था हमारे देश में, उसने ये पैरेलल मूवमेंट चलाना शुरू किया था, जिसमें मतलब इंडो यूरोपियन जो वर्ड शब्द है, उस सभी का मूल उन्होंने संस्कृत में ढूंढना शुरू किया था। तो जैसे वो तेजो महालय का हो गया या ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय का हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। पूरा मैक्स मुलर का जो थियरी था वो डिबंक कर दिया, वो उसको डिबंक करके भी 100-150 साल हो गए। लेकिन हमारे यहाँ के विद्वान अभी भी उसी चपेट में है। आज भी हम ये मोह जो है सभी का मूल संस्कृत में ढूंढना, ये हम नहीं टाल सकते हैं। तो उसका अगर शास्त्र शुद्ध रूप से अगर लिंग्विस्टिक पढ़ा जाए, तो हम समझ पाते हैं कि ये इंडो ईरानियन भाषा है। तो जैसे अभी अभी हाल ही में जश्न चिराग, वो एक डिबेट चल रहा था ना, किसी ने दिवाली को जश्न चिराग कहा था। तो जश्न शब्द मुस्लिम है, तो ये कैसे यूज किया वगैरह वगैरह। अभी देखा जाए तो जश्न जो शब्द है वो पर्शियन शब्द है यस्न, जिसका अर्थ वर्शिप। और जो ये शब्द आता है ज़ैंद अवेस्ता, जो पारसियों का, ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन का धर्म ग्रंथ है। और यस्न शब्द वो अग्नि पूजा को निर्देश करता है उसकी तरफ। यस्न, अभी उसका पैरेलल हिंदुइज्म में, वैदिज्म में है यज्ञ। तो यज्ञ का कॉग्नेट, उसी का समधर्मी रूप यस्न है, क्योंकि ज़ैंद अवेस्ता जो ग्रंथ है उसकी भाषा और ऋग्वेद की भाषा बिल्कुल एक सी है। क्योंकि वो एक ही भाषा समूह के है ना, ईरानियन भाषा। इसी आप इसे इंडो आर्यन। हाँ, तो इंडो आर्यन मतलब अभी अगर मैं कहूंगा कि नहीं, वो जो यस्न शब्द है उसका मूल वेदों में है, ऐसे तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जब वेदों की रचना हो रही थी, जब ये ऋषिगण यहाँ पे घूम रहे थे, तभी ईरान में ये सब अग्नि पूजा चल रही थी। तब भी वो भाषा बोली जा रही थी, अग्नि पूजा चल रही थी। तो इंडो ईरानियन आप इसीलिए कह रहे हैं उसे, कि वैसे भी जो ईरान में भाषा बोली जा रही थी ईरान में, तो वो इधर भी लोग बोल रहे थे और उससे बहुत सारे शब्द हमारे मिलते जुलते हैं। आप तो भाषा के भी जानकार हैं, इतिहास भी पढ़ा है, मुझे बताइए कि जब ये कहा जा रहा है जिस तरह से कि भाई आर्य आए, या कोई कहता है आर्य यहीं रहे, क्या ये जो भाषा का विकास है जिसके आपने चिन्ह पकड़े होंगे, तो क्या भाषा के विकास को समझने के क्रम में हम इस गुत्थी के हल के कहीं करीब पहुंचते हैं क्या? हम पहुंचते तो है, हम पहुंच भी गए हैं, लेकिन हमें वो एक्नॉलेज नहीं करना है और स्वीकार नहीं करना चाहते हम जिनको। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और कई ऐसे समूह है जिनको वहां पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि वहां अगर पहुंच जाते हैं तो वो उसको मान्यता देनी होगी, और मान्यता देने से जो भी उनकी राजनीति है इन पुराने सिद्धांतों पे बेस्ट जो उनकी राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि आर्य नाम का कोई वंश कभी था ही नहीं, ये भी सभी मानते हैं। तो जब मैक्स मुलर ने ये थियरी रखी थी सामने, आर्यन लैंग्वेज वगैरह या आर्यन रेस, तो वो भाषाओं पे आधार पे उसने ये सिद्धांत रखा था। तो उसका तो समापन हो गया, वो तो अभी डिबंक हो गई। एक जरूर हुआ है कि हमेशा से ये माइग्रेशन कोई एक तरफा माइग्रेशन तो है नहीं, मतलब सिर्फ यहीं से वहां आ रहे हैं, वहां से, ये तो माइग्रेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कई मतलब वो एक ही समय में भी नहीं हुआ, बार बार लोग समुदाय आते रहे यहाँ पे, यहाँ से जाते रहे। तो ये इंडो ईरानियन जो भाषा समूह है,
उसमें से उसमें कई भाषाओं में आदान प्रदान, जो मतलब आदान हुआ है वैसे प्रदान हुआ है, प्रदान हुआ है वैसे आदान भी हुआ है, वैसे जाना हुआ है और आना भी हुआ है। और ये बहुत ही एक ही समय में, ऐसे एक रेशीय घटना नहीं है माइग्रेशन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है माइग्रेशन का, और जो भी यहाँ से आए वहां से आए, ये जो मसला है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक दूसरी बात देखी जाए तो अभी आर्यन कौन है और आर्यन कौन नहीं है, ये मानना पूरी तरह से हमारी आधुनिक राष्ट्रवाद हो या समूहवाद की जो हमारे आधुनिक कल्पनाएं, हमने आधुनिक कल्पनाएं जो बनाई है उस पर निर्भर होता है आजकल। क्योंकि हमने तय कर लिया कि 1947 के बाद ये भारत नाम का एक राष्ट्र नए रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये नया राष्ट्र है भारत राष्ट्र। तो इसका आधार क्या होगा? तो पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शांति, अमन वगैरह ये सब, अशोक चक्र का उन्होंने वो एम्ब्लेम बना दिया, सत्यमेव जयते का उपनिषद से उन्होंने वो, तो जो भी हमारे आइडेंटिटी थी, वो हमारे प्राचीन काल में जो भी उदात्त विचार हमारे हैं, जो भी नीति व्यवस्थाएं थी, उस पे बेस्ड थी। और इसी समय में हमारे पूरे इस इलाके में पार्टीशन का सदमा अनुभव किया था। तो जो भी इंडियन होगा वो बाकायदा इंडिक रिलीजन में उसका बेस होना चाहिए, ऐसी एक अनकही अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। इसीलिए हमारे शुरू में भी देखा जाए तो सभी जो मोटोज है हमारे आर्मी के या नेवी के, वो सब संस्कृत में है, सब संस्कृत में है, या मतलब बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस उसको है। बिल्कुल। पाकिस्तान के निर्मिति के बाद ये हमारी जो इंडियन आइडेंटिटी है वो काफी हद तक नेटिव कल्चर जिसे हम मानते हैं उसी पे बेस्ड, और उसमें भी संस्कृत और प्राकृत, आई मीन प्रिसाइजली सांस्कृतिक, बहुत संस्कृत व्यवहारों पे इंटरेस्टिंग ज्यादा। बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि विभाजन के दौर में भारत ने, मतलब जो खंडित भारत था या जो आजाद भारत बना, उसमें एक, चूंकि उन्हें लगता था कि घाव हमें इस्लाम से लगा है या मुसलमान से लगा है, तो वो अपनी जो नई पहचान थी, बहुत सारे लोग और सरकार में भी ऐसे लोग मौजूद थे, वो ऐसी चीजों में अपनी पहचान खोजने लगे जो या तो बौद्ध परंपरा से आती थी या फिर वैदिक परंपरा, जिसमें हम संस्कृत भाषा को भी पाते हैं, उससे आती थी। आप ये कह रहे हैं कि फिर उस पर जोर ज्यादा चला गया अचानक से, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ नेशनलिज्म जो हमारा था 1947, 15 अगस्त 1947, उस क्षण से हमारा जो राष्ट्र का चरित्र है वो उसकी जो अस्मिता जो थी, उसका जो गौरवशाली जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो हमारे क्लासिकल एज में थी। और हमारे लिए हमारा क्लासिकल एज जो है वो बौद्ध काल है, वेद काल है, बौद्ध काल है, जैन काल है, स्वर्ण काल है, इस्लाम के आने से पहले का काल हमारा क्लासिकल एज है। तो हम उसी पास्ट में हमारी आइडेंटिटी ढूंढने लगे हैं, एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये तो सब सेक्युलर खुद को सेक्युलर मानने वाले नेतागण थे, सब पटेल थे और पंडित नेहरू थे। उनके भी मन में ये बात तो थी कि हमें सेक्युलर स्टेट बनाना है, लेकिन वो सेक्युलर स्टेट मेजॉरिटी के अनुरूप हो, ये उनके मन में निश्चित था। इसीलिए उन्होंने जिस तरह से आइडेंटिटीज इंडिया की बनाई, भारत देश की बनाई, वो सेक्युलर नेटिव कल्चरल इथॉस पे बने, लेकिन वो थे तो नेटिव, राइट। इसीलिए जो हमारी ट्रेडिशन हम जो कहते हैं वो हमेशा क्लासिकल एज में ढूंढते हैं। हम बहुत कम बार ऐसा होता है कि मध्य युग में जब इस्लामिक दौर था तब हमारी आइडेंटिटीज उस जमाने में हम बहुत कम ढूंढते हैं। मतलब हम ये मान ही नहीं पाते हैं कि उस दौर में हमने कुछ अच्छा किया। मतलब हम ये मान रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा हो तो वो तो मुसलमानों ने किया, तो हम तो मुसलमान नहीं है, हाँ। तो हम नहीं मानते। भारत का नहीं था वो, तो कोई बाहर का असर था और बाहर के लोगों ने किया। तो देश आजाद होने के बाद एक ऐसा माहौल था जिसमें हमने ये दिखाने की या बताने की या जताने की कोशिश की कि हम जो हैं, हमारा जो मूल है और हमारा जो स्वर्ण काल है, हम वहां से कुछ चीजें लेके आएंगे, जिनमें आप कह रहे हैं बहुत सारे वो ध्येय वाक्य वगैरह सरकारी चिन्हों के नीचे, ये सब भी वहीं इसलिए लौटे। दूसरी बात तो ऐसी है कि मतलब किसी भी संस्कृत के विद्यार्थी को या जानकार को, उस जानकार की ये जिम्मेदारी है कि ये जो अलग अलग कल्चरल अस्मिताएं, सांस्कृतिक अस्मिताएं जो थी, उसमें जो परस्पर विमुखता थी, वो अलग अलग विचारों से बंधे हुए सब ये समुदाय है, तो उनको
उनकी विविधता जो है वो एक्नॉलेज करना हमारी जिम्मेदारी है। वो कहीं ना कहीं कुछ आजादी के बाद 10-15 सालों बाद खत्म होती गई। तो क्लास मतलब जब हमने तय कर लिया कि हमारा क्लासिकल एज वो प्री इस्लामिक पीरियड में है, तभी इसकी नींव रखी गई थी कि अभी हम ये बाकी क्लासिकल एज के बाद जो भी आया है वो हमारा नहीं है। हम्म। तो ये प्रॉब्लम हमें उस पर हमें थोड़ा गौर करना है। अच्छा, तो उसके बाद संस्कृत को इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? संस्कृत को फायदा कैसे हो सकता है या नुकसान भी कैसे हो सकता है? वैसे भी वो हम्म बहुत ही उसका कम इस्तेमाल होता है हम्म शास्त्रीय चर्चाओं में और ये सब धार्मिक विधियों में भी। और जो भी उसका मतलब संस्कृत मंत्र गाने वाले जो भी पंडित होते हैं, उनमें से 10% लोग ऐसे होंगे जिनको उसका अर्थ समझता है। हाँ हाँ, वो तो है। 10-15%। तो संस्कृत जो भी रटी जाती है वो सिर्फ एक ऐसे क्या कहे टोटेम के रूप में, संकेत के रूप में हम उसको मंत्र मंत्र का पठन करते हैं बिना अर्थ समझे। तो हम्म वो केवल आइडेंटिटी के तौर पे हमें बचानी है संस्कृत। तो संस्कृत को फायदा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी लोग संस्कृत बोलने वाले थे वो तो वैसे भी बोलते हैं और उसी मर्यादित कार्यों में बोलते हैं संस्कृत में। और जो बोलने वाले नहीं है वो तो बोलने वाले नहीं है बिल्कुल। तो संस्कृत मृत भाषा है क्या? तो संस्कृत मृत भाषा नहीं है, क्योंकि उसका एक मर्यादित रूप में व्यवहार उसमें होता है। लेकिन वो प्रस्थापित भाषा भी नहीं है, वो उसे पूरी तरह से जीवित भाषा भी नहीं है। एक ब्रेक लेंगे यहाँ और फटाफट लौट कर आखिरी सवाल करूंगा आपसे। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। तो जो आप कह रहे हो कि विभाजन के बाद अचानक से हम अपनी पहचान को, पुरानी पहचान को नया करना चाहते थे और उस क्रम में हमने बहुत कुछ ऐसा किया जिसके उदाहरण आपने दिए। तो पिछले एक दशक में भी करीब करीब वही प्रक्रिया बहुत तेजी से हमें देखने को मिली। तो मेरा फिर वही प्रश्न है कि संस्कृत को उसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? क्योंकि संस्कृत के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ, आप खुद ही कह रहे थे। जी। संस्कृत की प्रकृति ही ऐसी है कि उसको फायदा भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो जिस वर्ग के लिए संस्कृत बनी है उस वर्ग में उसका प्रचलन वैसे भी होने वाला है। जब तक हिंदू धर्म है, जब तक ये जैन धर्म में आचार व्यवहार चलते हैं, जब तक ये चल रहा है तब तक संस्कृत अर्थ समझे बिना या अर्थ समझकर उसका उपयोग तो होने वाला है। तो फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि संस्कृत ज्ञान व्यवहार की भाषा है, ऐसे हमारा मानना है। तो जो नुकसान हुआ है वो ज्ञान व्यवहार को हुआ है और वो अभी नहीं हुआ, वो पहले से हुआ है। मतलब प्राचीन काल से वो नुकसान ही होते जा रहा है। इसका कारण यह है कि अभी अंग्रेजी ने जैसे अलग अलग भाषाओं से शब्दों का स्वीकार किया। वो एक लूज लैंग्वेज है अंग्रेजी। कोई हमारी इंडियन अंग्रेजी है, देन अफ्रीकन अंग्रेजी है, अमेरिकन अंग्रेजी है, ब्रिटिश अंग्रेजी है। तो इस तरह से संस्कृत के ऐसे लोकलाइज वर्जन बहुत कम है। इसीलिए संस्कृत हमेशा से एक मर्यादित भाषा रही और उसमें जो ज्ञान व्यवहार जो होना चाहिए था, अगर हम उसे ज्ञान व्यवहार की भाषा कहते हैं, तो वो ज्ञान व्यवहार भी बहुत ही कम मर्यादा तक सीमित रहा। अभी जितना भी प्राचीन शास्त्रों में लिखा है उससे आगे तो संस्कृत का ज्ञान व्यवहार उसकी मर्यादाएं लांघकर तो गया नहीं। तो देखा जाए तो संस्कृत का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। और उसका मुख्य कारण संस्कृत की ये जो ऑर्थोडॉक्सी है कि पाणिनीय व्याकरण के सीमाओं के बाहर जाके कुछ नहीं उसमें करना, इसमें उसका कारण है। तो संस्कृत का वैसे नुकसान भी नहीं होने वाला, फायदा भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, लेकिन भारतीय अब यही रह गया ना कि भाई जैसे आपने खुद कहा कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, वो जब तक हैं तब तक संस्कृत की उपयोगिता बची हुई है, क्योंकि संस्कृत का उपयोग उसके अंदर हो रहा है, जाने अनजाने, भले उन्हें अर्थ पता हो ना पता हो, वो अपना श्लोक दोहे और पता नहीं क्या क्या अपना दोहरा रहे हैं, है ना। जी, जी, मगर जब ये नहीं रहेंगे तो उसका वैसे कोई उपयोग रह नहीं जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक तो उसे बोलती नहीं। जी, जी। ऐसे हुआ कि आजादी के बाद एक वो राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए उस पर बहुत बड़ी डिबेट हुई।
तो पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा उस पर बवाल हुआ था। तो एक ऐसा समुदाय था जिसे संस्कृत ही राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाह रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत थे, सुनीति कुमार चटर्जी थे। तो ये जब प्रक्रिया शुरू हुई थी लोकसभा में, तो उस पे जो संस्कृत क्यों होनी चाहिए हमारी भाषा, तो संस्कृत एक तो संस्कृत के सिवा भारत का अस्तित्व निरर्थक है। हमारी संस्कृति संस्कृत में ही बंधी हुई है। ये सब धारणाएं जो थी उस पर बहुत ज्यादा ऊहापोह हुआ, और उसके बाद ऐसे हुआ कि संस्कृत को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उसमें व्यवहार सिर्फ शो ऑफ के लिए ही रह गया था। तो अभी आज के तारीख में अगर देखा जाए तो संस्कृत की स्थिति यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मसला आता है, तभी संस्कृत का इस्तेमाल करना लोग पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चर्चा है वो लोकसभा में हुई थी। तो आपने कहा था कि पाश्चात्य देशों में भी संस्कृत का बहुत ये होता है, वो होता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे किया था कि नहीं, रशियन लोगों में भी संस्कृत पढ़ी जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो ऐसा है कि जो भी भाषा, संस्कृत का प्रभाव कैसे रहा था, कैसे कायम रहेगा, संस्कृत का फायदा नुकसान क्यों नहीं होगा स्वतंत्रता के बाद भी। तो जैसे हमने हिंदी का निर्माण किया और उर्दू का निर्माण किया इसी उपमहाद्वीप में, तो किसी भाषा को प्योर भाषा के रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें संस्कृताइज्ड हिंदी या पर्शियनाइज्ड उर्दू, ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। भले उसमें धर्म या जिसे हम संस्कृत कहते हैं उसका अंतर्भाव ना हो, लेकिन भाषा को प्रमाणित करना, भाषा को एक विशिष्ट रूप में प्रतिबंधित करना, ये प्रक्रिया संस्कृत ने शुरू की थी। और शुद्ध हिंदी, शुद्ध मराठी, जैसे सावरकर जी ने वो भाषा शुद्धि मुहिम मराठी में शुरू की थी, भाषा शुद्धि का आंदोलन शुरू किया था। तो ये महापौर, ये जो शब्द है मेयर के लिए, तो उन्होंने ये संस्कृत वर्ड्स कॉइन करना शुरू किया था। तो ये जो शुद्ध भाषा बनाने की जो फैशन आई है, उसके जरिए संस्कृत हमेशा जिंदा रहेगी। जैसे रमजान को रमदान, हाँ, वो जो उनका इस्लाम में चल रहा है, हाँ, जो अब उधर चल रहा है, जो उधर चलता था, हाँ, वो जो एक होड़ है, वो जो एक फैशन है, वो जो हमारा पुराना वाला सबसे बढ़िया था, उसे वापस लाओ। जी। ये जो है, तो उसी में से संस्कृत हमेशा जिंदा रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के हिसाब से संस्कृत बहुत बढ़िया भाषा है। क्या है ये? भाई, मैं 20-25 साल में संस्कृत सीख रहा हूँ, 20 साल तो कम से कम सीख रहा हूँ। मैं अभी तक समझ में नहीं पा रहा हूँ क्या है संस्कृत कंप्यूटर के लिए। बहुत मतलब ये रिलेशन क्या है? एक बस उसका रिलेशन मतलब बहुत गंभीर तरह से अगर देखा जाए तो एक है कि जिस तरह से कोडिंग वगैरह आवश्यक होता है कंप्यूटर को, उसके लिए जो क्या कहते हैं उसे, जो अचूकता जो होनी चाहिए, उसकी सटीकता जो होनी चाहिए कोड की, उसका शायद सबसे प्राचीन रूप पाणिनीय व्याकरण है। क्योंकि पाणिनीय जो व्याकरण सूत्र है वो कोडेड फॉर्म में है, वो कोड बनाए हैं उन्होंने। तो उस तरह से अगर हो जाए तो अक्षरों की संख्या कम कर सकते हैं कोड में हम, और वो पद्धति जो है वो शायद कंप्यूटर के कोडिंग में या उसकी भाषाएं बनाने में आसानी पैदा कर सकती है। अच्छा, किसी काम आ जाए शायद। लेकिन ये तो मैं 30 साल से सुनते आ रहा हूँ, और अगर ऐसे हो भी जाए तो फिर से अभी संस्कृत सीखो, फिर वो उसके बाद व्याकरण के वो कोर्स जो है वो सीखो, उसमें कौन समय यापन करेगा? मतलब लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट कंप्यूटेशनल संस्कृत नाम की एक डिसिप्लिन थोड़ी बहुत हिंदुस्तान में, हैदराबाद में काम कर रही है। प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी बहुत ही अच्छा काम कर रही है वो। अच्छा। यूएस में भी कुछ प्रोफेसर ऐसे काम कर रहे हैं। तो केवल एक अध्ययन के तौर पर कि ये इस्तेमाल हो सकता है, केवल एक एक मॉडल रखने के तौर पर एक उसका अध्ययन हो रहा है, और वो अच्छा अध्ययन हो रहा है। लेकिन व्यवहार में उसका आना बहुत मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, अशक्य प्राय है। तो पक्का है कि संस्कृत का इस्तेमाल मतलब संस्कृत सूत्रों की जो शैली है वो बहुत अच्छी है और वो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो व्यवहार्य नहीं है, तो नहीं हो सकती। अच्छा, हिंदी को कहा जाता है कि संस्कृत की बेटी है, ये बात एकदम सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है? क्यों? संस्कृत ही प्राकृत भाषाओं की बेटी है।
वैसे। ओके। तो प्राकृत मतलब ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है कि संस्कृत से प्राकृत या प्राकृत से संस्कृत। ये भाषाएं तो अलग अलग इलाकों में बोली जाने वाली बोलियां रहती है, उन बोली भाषाओं से आधुनिक भाषाएं बनी है। तो संस्कृत जो हिंदी है वो, अगर आप शौरसेनी प्राकृत पढ़ेंगे या अलग प्राकृत पैशाची प्राकृत पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि मतलब जैसे कि होता है और होती, मतलब वो वहां होती है। तो भवती संस्कृत में भवती मतलब होती होती है, तो भवती का प्राकृत में रूप होता है होती। ओके। तो ये होती जो है वो प्राकृत से आया है। तो तो ये मतलब समझ। कृष्ण को कान्हा कहते हैं हम। हम्म। तो कृष्ण शब्द का जो प्राकृत मूल है वो कंठ या कान्हा ऐसा है। अच्छा। तो प्राकृत भाषा, अगर प्राकृत काव्य पढ़ेंगे आप, वसुदेव हिंदी है या गाथा सप्तशती है, उसमें आपको ऐसे लगेगा ये प्राचीन हिंदी का ही रूप है, ऐसे लगेगा आपको। मतलब संस्कृत का प्रभाव जरूर है उस पर। संस्कृत जैसे मैंने कहा व्याकरण पद्धति का प्रभाव बहुत है, लेकिन संस्कृत भी अगर प्राकृत से आई है तो हिंदी भी ऑब्वियसली प्राकृत से ही आनी है, मराठी भी प्राकृत से ही आनी है, गुजराती भी प्राकृत से ही आनी है। अच्छा, तो आज तो खैर आपने ऐसी सी बातें कही हैं कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन और मैं ये पूछ रहा था कि अभी हिंदी में ना एक नुक्ता चलता है, तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे लगा आप ही से पूछ लूं। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो तुम नुक्ता उक्ता लगाते हो ये गलत है, नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये जो है हिंदी में नहीं है। तो इस तरह का एक शुद्धिकरण यहाँ भी शुरू हुआ है, उस पर आपके मैं निजी विचार चाहता हूँ, आपका क्या कहना है इस पर? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी शुद्ध हिंदी अगर बोलनी है, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की अगर हिंदी है, उसमें बहुत ही कम पर्शियन या अरेबिक शब्द आते हैं, तो उसमें नुक्ता आने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तानी है जिसमें पर्शियन अरेबिक शब्द, अभी तो हमारी हिंदी में भी पर्शियन अरेबिक से ज्यादा अंग्रेजी शब्द ज्यादा आते हैं। मराठी में भी हमारे यहाँ पे मतलब ये रिमेम्बर करने को डिफिकल्ट है। तो इसमें तो हिंदी शब्द कम और अंग्रेजी ज्यादा है। तो ये हमारी आज की भाषा है, तो अगर अंग्रेजी चल सकती है हमें, तो पर्शियन शब्दों से क्या प्रॉब्लम है हमें? एक और दूसरी बात, अगर पर्शियन शब्दों का इस्तेमाल हमें करना है तो जिन्हें मतलब जो शुद्ध पर्शियन या शुद्ध उर्दू लिखना चाहते हैं या शुद्ध हिंदुस्तानी या किसी भी भाषा में शुद्ध व्यवहार करना चाहते हैं, तो अगर पर्शियन शब्द अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको नुक्ता देना जरूरी है। वैसे ही अगर मतलब ये विराम चिन्ह जो है, पंक्चुएशन मार्क्स जो है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, या अवतरण चिन्ह है, इन्वर्टेड कॉमास, ये तो हमारे देशी भाषाओं में कभी थे नहीं, ये है ही नहीं। तो ये यूरोपीय भाषाओं की देने हमें, वो तो हम यूज करते हैं। तो वैसे ही नुक्ते की भी बात है ना, नुक्ता तो साउंड है, राइट? एक्चुअली नुक्ता से तो अगर हमें पर्शियन शब्द यूज करना है, मतलब प्रॉपर पर्शियन तरीके से यूज करना है, तो हमें नुक्ता देना जरूरी है। हाँ, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हमें जरूरी बोलना है, आपने कहा जरूरी है, तो जरूरी बोलना है, तो हम आवश्यकता नहीं बोलना चाहते, जरूरी बोलना चाहते हैं। पर एक बहस है कि अगर जरूरी लिखना है तो आप ज में नुक्ता मत लगाइए, आप ऐसे ही लिखिए, मान जाएंगे हम। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है, देखिए प्रैक्टिकल तो है, स्कूल्स में आप नहीं पढ़ाते ना नुक्ता, स्कूल में आप नहीं पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते वक्त आप नहीं बताते हो, और अचानक जब वो बच्चा समाज में जाता है तो उसे सब पढ़ाने लगते हैं कि अरे तुम सही नहीं लिखते, उसमें नुक्ता लगना चाहिए। वो कहते ये कहाँ से आया, मैंने पढ़ाई नहीं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं हिंदी व्याकरण के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मराठी भाषक हूँ, तो मराठी व्याकरण में जिस तरह से बदलाव होते जा रहे हैं वो मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र शासन ने स्टैंडर्ड मराठी व्याकरण का एक किताब पब्लिश किया है, तो उसमें कई ऐसे सांस्कृतिक फॉर्म है जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कर्तव्य लिखना है या महत्व लिखना है, तो त जो होता है महत्व का, वो आधे त को पूरा त, और सॉरी आधे त महत शब्द है और फिर त्व है। तो महत प्लस त्व मतलब दो आधे त होने चाहिए, नहीं एक आधा त होना चाहिए। नहीं महत्व शब्द का अगर वो कैसा शब्द बना है, महत्व, त्व जो है वो नेस, मतलब गुडनेस बैडनेस वाला जो नेस है, उसका जो संस्कृत या देसी सफिक्स है वो त्व है। ओके। हाँ, महत्व, तो महत प्लस त्व इज महत्व। तो ये जो महत्व वाला जो आधा त है वो तो अभी इस्तेमाल नहीं करते हम। ओके। तो मतलब अगर आप हिंदी भी शुद्ध संस्कृत बेस्ड हिंदी बोलना चाहते हैं, तब भी आप नहीं बोलते, क्योंकि हम डबल त नहीं लिखते।
हाँ मतलब अगर तज्ञ लिखते हैं हम, संस्कृत तज्ञ है, हाँ, या फिर तज्ञ जो शब्द है, तज्ञ, तज्ञों का ऐसे मानना है, तो ये तज्ञ जो शब्द है, तज्ञ हिंदी में तज्ञ कहते हैं, तो त प्लस जो, आधा जो, और फिर ज्ञ, ऐसे लिखना चाहिए वो। तो हम नहीं लिखते, हाँ उसे भी नहीं लिखते, क्योंकि वो तत् मतलब वो संस्कृत में तज्ञ, तत् जानाति इति, जो वो जानता है, जो मतलब फिजिक्स, मतलब शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र जानता है। वैसे शास्त्र को अगर हम सर्वनाम से संबोधित करें, तत् प्लस ज्ञ, तो वो जो आधा त है उसका संधि के नियम के अनुसार ज होता है। तो हम तज्ञ नहीं लिखते, तज्ञ नहीं लिखते, तज्ञ लिखते हैं, तज्ञ लिखते हैं। तो संस्कृत के पूरा सांस्कृतिक हिंदी भी नहीं हम अगर इस्तेमाल कर पाते, तो पूरा पर्शियन हिंदी भी लिखना, मतलब उर्दू के, हाँ उससे परहेज क्या है आपको? जब आप संस्कृत का जो भाषा व्याकरण है और आप कहते हो उसकी बेटी है हिंदी, जब आप उसका पालन नहीं करते तो फिर अंग्रेजी को भी समावेशित कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि भाषा शब्द का जो अर्थ है, वो जिससे हम भाषण करते हैं वो भाषा है, या भाषते सा भाषा। तो अभी हमारे वर्तमान काल के व्यवहार में जिस तरीके से हम भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमारी भाषा बन जाती है। इसलिए वो जो प्राचीन नियम है, वो जो मध्ययुगीन, वो जो पर्शियन नुक्ता देना है, या अभी मॉडर्न तरीके से अगर शायद 50 साल बाद ऐसे होगा कि नहीं यार ये इन्वर्टेड कॉमास मत दो, ये कॉमा मत दो, तो ये भी हो सकता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा ऐसे डिबेट चलती रहती है भाषा के व्यवहार में। और आगे जाके जो, जैसे प्राकृत हमेशा संस्कृत से बलवत्तर थी, संस्कृत से ज्यादा इस्तेमाल प्राकृत का होता था, क्योंकि प्राकृत आम जनों की भाषा थी, उसमें कोई नियम नहीं था ऐसा। वैसे जो आम जनों की भाषा है, जिसमें पर्शियन शब्द रहेंगे लेकिन वो नुक्ता नहीं देंगे, जिसमें अंग्रेजी शब्द रहेंगे लेकिन वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, मतलब कई ऐसे अंग्रेजी शब्द है जिसका उच्चारण डॉक्टर कहते हैं, आप बैंक कहते हैं, तो बैंक नहीं उच्चारण, वो बैंक है या डॉक्टर है। तो मराठी में भी ऐसे, मतलब सभी प्राकृत भाषाओं में जब हम दूसरी भाषा से शब्द लेते हैं तो प्रादेशिक प्रभाव उस पर बनते हैं, पड़ता ही पड़ता है, बिल्कुल। और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखने लगते हैं। तो भाषा ऐसी ही, मतलब उसमें बदलाव तो अपरिहार्य है, वो बदलाव होते ही है। और वो नियम जो है, वो नियम भी, नियमों का भी आग्रह जो है वो कम करना पड़ता है। जो आग्रह करने वाले लोग हैं उनको भी वो मतलब उनका जो अड़िगपन होता है उससे दूर जाना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार तो उनके नियमों पे नहीं चलता, व्यवहार तो आम जनता के नियम पे चलता है। बिल्कुल, भाषा तो बहता पानी है, और कोई ऐसी भाषा जिसे लोग बोलते हैं अमूमन उसमें नियम का इस्तेमाल यूं भी नहीं करते, तो फिर ऐसी चीज में नियमों के इस्तेमाल का आग्रह दुराग्रह हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत का जो उपयोग था वो बहुत कम था और कम होते गए, क्योंकि हमें उसे नियम के हिसाब से यदि बोलना है तो फिर कम से कम लोगों में रहे जो नियम जानते, जो नियम ना तोड़ना चाहते भी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत मजा आया बात करके। और मैंने तो सोचा था संस्कृत पर बात होगी, लेकिन बहुत सारी भाषाओं पर हो गई बात। कमाल है कि ये बात तो कभी खत्म हो नहीं सकती। भाषा तो इतिहास का हिस्सा भी है, धर्म का हिस्सा भी है, कल्चर का हिस्सा भी है, और बहती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। तो ये थे हेमंत राजोपाध्याय। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ संस्कृत के बारे में क्लियरिटी मिली होगी। तो कुछ आप कहना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर लिख भेजिएगा, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। इसके अलावा पढ़ाकू पार्टी के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, प्लीज़ वहाँ आइए, ज्वाइन कीजिए और एक्टिव हो जाइए। वहाँ पर खूब लिखिए, खूब बतियाइए, किताबों फिल्मों के बारे में ढेर सी बातें हम वहाँ पर करते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।